अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। वीनस चैनल पे पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। जी, आज हम बात करेंगे सार्कोमा, बोन कैंसर में तहाशा बीमारियां पहले भी होती होंगी, लेकिन अब जानकारियां कुछ ज्यादा ही हो गई मुझे लगता है। पहले लोगों की जानकारियां कम थी, उम्रें लंबी थी, अब जानकारियां बहुत ज्यादा हैं, तो माफ कीजिएगा कि उम्रें भी कम हो गई है। खैर, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पे अपना फजल करम जारी रखे, और स्पेशली हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। सारे डॉक्टर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आज आपने पिंक पहना है, इसका जरा सा, क्योंकि आपको हमेशा मैंने देखा है कि जो दिन मनाया जाता है या जिस भी बीमारी का महीना अगर होता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ड्रेसिंग भी करती है, माशाअल्लाह। कोई वजह है? नहीं, बस आज इसलिए पहना है कि गर्मी है, गर्मी में डार्क कलर्स ज़रा वो आँखों को चुभते हैं और मतलब ऐसे सॉफ्ट जो पेस्टल कलर है वो ज़रा आपको रिलैक्स करते हैं, देखने वाले को भी अच्छा एहसास होता है। माशाल्लाह, वेरी कलरफुल। और कैंसर जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पिंक जो है आपको पता है, हाँ, क्योंकि सार्कोमा का आपने जिक्र किया हम्म। और इसी वजह से पिंक भी इन्होंने पहना। और हाँ, क्योंकि कैंसर की बात हो रही है और कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात देने वाली हैं डॉक्टर पिंक शबाना। जी। मंथ। अच्छा और पिंक मंथ जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा ना कोई वजह होगी। जी माशाल्लाह, यू बिल्कुल नो, वेरी वेल। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। और बहुत इंतज़ार में हूँ कि यकीनन एक हफ़्ता गुजर जाता है और हर हफ्ते हम रात को 9 बजे हमारा जो घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हनी मोहम्मद साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात करेंगे सार्कोमा। खैर देखें, बीमारियां तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इल्म दिया है कि बीमारियां आ रही हैं, उनके पर इलाज भी हो रहे हैं। कोविड आया, ठीक है, डिस्टर्बेंस था, बहुत परेशानियां थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ अल्लाह के लिए है। डॉक्टर साहबा, ये बोन कैंसर जी, मेरे ख्याल से जुलाई में मनाया जाता है। जी। ये पूरा मंथ यानी इस पे बातचीत होती है। और तो ये कब से ये मतलब ये कि शुरू हुआ है सिलसिला, के मतलब कहाँ से भी हुआ है, कौन सी कंट्री से स्पेशली इसको फील किया गया, रियलाइज किया गया कि ये भी बीमारी है और बड़ी सीवियर किस्म की बीमारी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, वो इल्म जो किसी के काम ना आए, बाअमल ना हो, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं अच्छा। होता है। जैसे आपने कहा कि इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं जो कि हमें पता ही नहीं है आम इंसान को। तो अब तक तालीम तो बहुत थी, सब अवेयरनेस थी, लेकिन लोग दूसरों तक ये मुंतकिल करने का जो ज़रिया था ये बहुत मुश्किल था। मतलब लोग इतना बताते नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। अब एक चीज़ इतनी अच्छी हो गई है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू समझे कितनी जानें जो हैं वो अवेयरनेस की वजह से भी बच रही हैं। आप ये देखें, दूसरी चीज़ ये आपने जैसा पूछा कि ये बोन कैंसर जिसको आम ज़बान में सार्कोमा कहा जाता है, ये 2007 में जो है स्टार्ट हुआ था। और जितने भी डेज़ हैं जो स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यूएचओ उनको रिकमेंड करती है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से जो है सैंक्शन होने के बाद ही फिर ये पूरी दुनिया में इन दिनों को मनाया जाता है। अच्छा, जो सार्कोमा या बोन कैंसर की आप बात करें, कैंसर जिसे कहा जाता है, मेनली कैंसर को डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। अच्छा। सबसे पहले जो कैंसर हम सुनते हैं आमतौर पे, आपने सुना होगा कार्सिनोमा। जहाँ भी वर्ड कार्सिनोमा आता है उसका मतलब होता है कैंसर, ठीक है? तो एक तो सार्कोमा हो गया, एक कार्सिनोमा हो गया, लिम्फोमा है, माइलोमा है और ल्यूकीमिया। ये 5 जो टाइप्स हैं ये कैंसर की हैं, मेनली इन में डिवाइड किया जाता है। इसमें जो ल्यूकीमिया है और माइलोमा ये ब्लड कैंसर कहलाते हैं। उसके बाद जो लिम्फोमा है ये हमारी जो आपने देखा होगा लिम्फ नोड्स जो होती हैं ये उनके कैंसर को कहा जाता है। इसके अलावा बाकी 2 जो सार्कोमा और कार्सिनोमा जो रह जाते हैं, फिर इन 2 को जो कॉमनली दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, कैंसर जो कार्सिनोमा है, ये इसके बारे में ये है कि ये
हमारी जो सुपरफिशियल लेयर यानी कि हम्म, बैरूनी लेयर्स जैसे हम्म, हमारी स्किन है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे हमारा हार्ट है, जिगर है, किडनी है, हमारा स्टमक है, उसके गिर्द जो लाइनिंग होती है, जो सुपरफिशियल जो झिल्ली होती है, वहां से ज्यादातर स्टार्ट होता है, अच्छा, उसे कार्सिनोमा कहा जाता है। और जो सार्कोमा है, सार्कोमा जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंसर है और ब्लड के जरिए बहुत तेजी से फैलता है और ये मैलिग्नेंट यानी मैलिग्नेंसी का मतलब ये होता है वो कैंसर जो खतरनाक होता है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से फैलता है और इसका डैमेज और उसका जो सर्वाइवल रेट है वो भी बड़ा मतलब बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके ट्रीटमेंट पे और डायग्नोसिस पे। और ये रेयर है, 1% जो है वो हम्म, इसकी प्रेवलेंस है। तो आगे फिर सार्कोमा को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। हमारा आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं, आप इस पे बात करते जाएंगे क्योंकि तमाम जो है नाजरीन बोर हो जाएंगे, इतना मुश्किल टॉपिक है। पहले इसको डाइजेस्ट कर लें जो चीजें मैंने बताई है, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, नो डाउट डॉक्टर साहब, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं कहता हूँ एक एक को लेके अगर हम चलें, जैसे आज सार्कोमा के बारे में ही हम जी बात जी करेंगे बिल्कुल एक्चुअली। बिल्कुल। अदरवाइज आपने कहा कि 5 टाइप्स के हैं हम ये ना। उनको नहीं डिस्कस, वो तो हमने सिंपल बता दिया, हाँ, लेकिन अभी ये जो अवेयरनेस मंथ है वो सार्कोमा यानी सार्कोमा की बात होगी। अब सार्कोमा भी क्या है, सार्कोमा भी दो में डिवाइड किया है, सॉफ्ट टिश्यूज एंड हार्ड टिश्यूज। हम्म, अब सॉफ्ट टिश्यूज में हमारे मसल्स आते हैं, हमारे लिगामेंट्स आते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स आते हैं, हमारी नर्व्स आती हैं, हमारी फैट आती है, चर्बी जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होती है। उसके अलावा इसको जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में डिवाइड किया गया। फिर दूसरा जो है वो बोन्स यानी हार्ड टिश्यूज, वो हड्डियों के शुरू होता है कैंसर। माय गुडनेस, रियली देखिए अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम बनाया। और जो इल्म अल्लाह ने इंसान को दिया है वो भी आप सोच सकते हैं कि कितना अफजल है मामला। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन ठीक है, मतलब हमारे लेकिन शुरू के जो हमारे मुसलमान के अदवार थे उनमें मुसलमानों ने बड़े बड़े काम किए हैं। अब तो खैर हालात ही कुछ और है। जरा मैं इनकी तरफ चला जाऊं इससे पहले कि जितने भी साइंटिस्ट हैं मुस्लिम मुस्लिम, रियली शुरू में मुस्लिम। बिल्कुल। और अब क्या है ना, बात कीजिएगा, छोड़ दें डॉक्टर साहब। बोन कैंसर, सार्कोमा, उस पे बात हो रही है। और ये बड़ा सीवियर है वाकई। मतलब अगर हड्डियों को भुरभुरापन कर देना, ये भी उसी में आ जाता है ना, खत्म। मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो कैंसर इटसेल्फ, आई मीन किसी उसका भी हो, लंग्स कैंसर हो या वट एवर द केस में भी, आई मीन जो नॉर्मली हम लंग्स का बड़ा सुनते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी कैंसर में आता है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ये इसकी इसकी वजह क्या हो सकती है सर? मतलब ये कि देखिए बोन का कैंसर होना, आई मीन खाने में कोई इशू आ जाता है, कोई ऐसी चीज आ जाती है, या बाय बर्थ होता है, जेनेटिक है, समथिंग लाइक दिस? जी, सबसे पहले तो ये है वाय वाय फ़ाइज़ा मरज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, वइज़ा मरज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही शिफ़ा देता है। बेशक। और जब अल्लाह ताला शिफ़ा देता है तो यकीनन जो बीमारियाँ अल्लाह ने पैदा की हैं उसके लिए सद्दबाब रखा हुआ है पहले से, उसका इलाज भी रखा है। ये और बात है कि हम डिस्कवर बहुत अरसे में करते हैं, उस बीमारियों को जानने की कोशिश बहुत अरसा लग जाता है। आपने सही कहा, ये जेनेटिकली भी है और प्लस ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने की वजह से भी हैं। अब अच्छा। आपको हैरान कुन कर देने वाली जो कुछ मैं बातें बताऊँगा जो कि आप हो सकता है कि आप परेशान हो जाएँ, लेकिन परेशानी इस तरह नहीं है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यूअस रखें, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कप है मेरे सामने, ये है ये पेपर कप नहीं है, लेकिन लोग नॉर्मली डिस्पोजेबल कप, पेपर कप यूज़ करते हैं। हाँ। चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, वो समझते हैं कि किसी और गिलास में नहीं पिएँगे, किसी का जूठा गिलास नहीं पिएँगे, बेहतर ये है कि किसी दूसरे गिलास में, मेटल के गिलास में या जितने भी ये दूसरे कप्स होते हैं, इनमें इसको वॉश करके आप इसमें पी लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वेरी गुड। अब बताना ये चाहता हूँ कि एक कप जिसकी एक लेयर एक प्लास्टिक की थैली के साथ बिन के बनी हुई होती है। आप तो उसको पेपर समझ रहे हैं क्योंकि उसकी जब लेयर बनाई जाती है तो उसमें एक बारीक सा प्लास्टिक की थैली जी। लगाई जाती है। आप लोग बड़े हैरान होंगे ये बात सुन के कि तकरीबन 25,000 के करीब माइक्रो प्लास्टिक मटेरियल जो है आप एक कप के ज़रिए आप अपने ब्लड में शामिल कर लेते हैं। ओहो। प्लास्टिक के 25,000, मतलब अगर आपने 4 कप पिए 1 प्लास्टिक लाख। के कप में, तो आपने इसका मतलब 1 लाख माइक्रो यूनिट जो हैं, माइक्रो जो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, वो आपने अपने अंदर डाल लिए प्लास्टिक के। और प्लास्टिक जो है, ये बहुत ज़्यादा कॉज़ करता है कैंसर। अच्छा।
मैं डॉक्टर साहब बात काटूंगा अभी मादत के साथ सर, तो ऐसा अगर है कुछ तो ये WHO अगर हमें जानकारी दे रहा है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं ले जा रहा कि जैसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको इमीडिएटली ख़त्म होना चाहिए। बट देखिए कमाल की बात है वाकई, नॉर्मली हम सोचते हैं कि नहीं यार ये डिस्पोजेबल भी अच्छा है भाई, पता नहीं साफ तो है कम से कम, वो साफ और नहीं होता बल्कि बहुत उससे भी ज़्यादा नुकसान है। बीमारियां कैंसर का कॉज करता है ना। आप देखें, आप तो कह रहे हैं ना कि लोग जो हैं, लोग चाह रहे हैं कि एक इजी रास्ता इख्तियार करने का। फॉर एग्जांपल कि अगर आप खाना लाते हैं बाहर से, गर्म थैली में लाते हैं, प्लास्टिक बैग में लाते हैं, तो खाना गर्म तो आपको उसी में पैक करके देंगे। जी तो अब आप सोचिए कि माइक्रो जितने भी प्लास्टिक हैं उसके साथ डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, खाने में शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो जो खाना आप खाते हैं वो कैंसर कॉज करता है। तो आप देखें कि बहुत सारी बीमारियां जो आपको कैंसर जो होते हैं वो आपको प्लास्टिक की थैलियों की वजह से, जब आप हीट उसे लगती है तो इससे आपकी ब्लड में शामिल होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ये बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो अभी तक जिंदा कैसे हैं? तो बात यह है कि उसकी वजह यह है कि आप अपना इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग होगा वो जिंदा हैं, और जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो किसी न किसी वजह से बीमार होना शुरू हो जाते हैं और फिर खाल के हकीकी सजा मिलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स आई मीन देखिए ये बातें जो है ना, ये बातें एक तरह से इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, यू कैन से। आई मीन इन बातों को हम थोड़ा सा नोट किया करें, और उस पर थोड़ा सा नहीं बल्कि अगर देखा तो पूरी तरह से, क्योंकि जानकारियां जो दी जा रही हैं वीनस चैनल के थ्रू आपको विदाउट एनी कॉस्ट, आई मीन इमेजिन इट। आई मीन हम एहतियात करें। मेरे जहन में डॉक्टर साहब से बात करते करते एक बात आ रही थी कि अब मैं भी कभी जाऊंगा किसी रेस्टोरेंट से लेने के लिए, तो कोई पतीली या कोई चीज़ लेके जाऊंगा घर से, रियली, ताकि देखें वो गर्म होता है और वो प्लास्टिक की थैली में ही देते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो ऑप्शन रखे भी क्यों वो। तो ये हमें एहतियात करनी है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। सर इजाजत है? हाँ बिल्कुल। और लेकिन एक चीज जी आपको जी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैं तो ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे मैं थैलियों की अक्सर जिक्र करता हूँ, हाँ मैं कचरा नहीं बाहर फेंकता, तो मैं अपनी गाड़ी में ही थैली में एक जगह जमा करता हूँ, तो कहीं डस्टबिन देखता हूँ तो डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह हमने कप भी अपनी गाड़ी में रखे होते हैं, ग्लास भी अपनी गाड़ी में रखे होते हैं। अगर आपको चाय की जरूरत है तो अपना कप निकालिए, उनको जाके पेश कीजिए कि बीस में डाल दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक यह स्टडी एक और भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक स्टडी है, और बहुत सारे बच्चे जो डिलीवरी के बाद उनके कुछ सैंपल्स लिए गए प्लासेंटा से, या ब्लड सैंपल लिए गए, जो अटैच होता है प्लासेंटा माँ के पेट, बच्चे के पेट से माँ के से थैली के साथ, तो वो प्लासेंटा के ना जब ब्लड सैंपल लिए गए तो उसमें तकरीबन 10 के करीब इंडस्ट्रियल केमिकल पाए गए। तो वो प्लास्टिक के जरिए ही माँ के ब्लड में पहुंचे, और इवन के वो बच्चा अभी जो दुनिया में उसने आके सांस लेना शुरू भी नहीं किया, तो आप देखें कि उसके ब्लड में शामिल हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड। वही हमारा तरीक़ेकार जो हमें चेंज करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये मतलब देखिए बाकी कैंसर मतलब ऐसे नहीं फैलता, कोई भी बीमारी है, नॉट ओनली कैंसर है, लेकिन ये तो ऐसे हैं जो मतलब कि डेली बेसिस पे बड़े काम हो रहे हैं, बिल्कुल। बड़ा नुकसान हो रहा है इंसानियत को। जी जी न सिर्फ हमारे मुल्क में सर, मैं समझता हूँ दुनिया में तकरीबन देखा जी जाए तो मतलब ये पेपर कप्स या थर्मल के भी कप होते हैं ना? बिल्कुल वो सही है। अच्छा वो सही है, वो सही है। दैट्स ग्रेट। तो ये नोट कर लीजिएगा, थर्मल के कप आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर कप उसको खुदा के वास्ते इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ हुकूमत के लेवल पे इस पे एक्शन लेना चाहिए, बड़ा खतरनाक मामला है। नहीं, आपने एक चीज अभी जिक्र किया कि पूरी दुनिया में जो है आप पेपर की थैलियाँ यूज होती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ यूज नहीं होती। हमारे यहाँ एशियन कंट्री में स्पेशली, या पाकिस्तान का हम जिक्र करेंगे, हम दूसरे कंट्री में जाएं क्यों, पंजाब साइड पे आपको याद होगा हम कैंपेन चला रहे हैं, बहुत अरसे से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हनी मोहम्मद साहब हमारा साथ देते हैं। तो हमने प्लास्टिक बैग को डिस्करेज करने की कोशिश की कि आप इसको यूज ही ना करें। जब आप प्लास्टिक बैग को यूज करेंगे तो उसमें ज़ाहिर खाना भी लाएंगे, उसमें शॉपिंग भी करेंगे, हर चीज़ उसी में करेंगे। तो जब ये हमारी हुकूमत इसे बंद कर देगी तो आप देखें कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप गर्म खाना घर में लेके आते हैं, इवन के आप कप में आप चाय पीते हैं, गर्म चाय चीज़ें लेते हैं ना, तो वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे सार्कोमा का जिक्र डॉक्टर शबाना कर रही है। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत प्लीज। मकसद यही है कि बेहतरी हो पूरी इंसानियत के लिए, और यही स्लोगन है, यही लोगो है, और यही कोशिश है वीनस चैनल की। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज।
वेलकम बैक। तो बेसिकली तो बात आज हमने सार्कोमा पे करनी है, और दूसरा ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम ज़रूर करेंगे ये पेपर कप के बारे में और प्लास्टिक बैग्स के बारे में और कागज़ की थैलियों के बारे में। डॉक्टर साहिबा, सार्कोमा के बारे में आपने जानकारी देना शुरू कर दी है, और बस बात यही आ रही है कि ये कैंसर कोई भी हो, लेकिन बोन का मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा, अच्छा कैंसर में भी कई टाइप्स हैं, जी कई टाइप्स हैं, जी मैंने लंग बताई जाए, 5 टाइप्स 5 आपको। हाँ टाइप्स। तो ये जो हड्डियों का कैंसर है, जी। जिसको सार्कोमा भी कहते हैं आप, हम्म, जो आप रिलेटेड मेडिकल हम्म। लैंग्वेज में, तो इसकी बेसिक वजह क्या हो सकती है? मतलब कोई रीज़न होता है कि जी मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे खाने की चीज़ों का भी असर होता जी है जी। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। हम्म। तो कोई, चूँकि आप माशाल्लाह इसको लेके चल रही हैं, तो मैं आपसे इस सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब आप क्या समझती हैं कि क्या कोई बेसिक रीज़न है, जेनेटिक है, या क्या है ये? देखिए, जितने भी अब तक कैंसर्स हैं उनके कॉज अननोन आइडियोपैथिक हैं, यानी अभी तक उसके कॉज एक्चुअल कॉज नहीं अच्छा, पता चले, अच्छा। लेकिन जैसे जो हमें रिकमेंड किए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको एग्रीवेट करते हैं। सबसे पहले 10% 10 to 15% फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक आ हुँ, जाता है उसमें। हुँ, उसके बाद जो एक सेकंड चीज, जैसे अभी इन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने, कि इम्यून सिस्टम, क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी में डैमेज डीएनए जिसे कहा जाता है 4 to 5 सेल्स डेली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मदाफती सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो वो सेल्स डिस्ट्रॉय कर देता है इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। उन सेल्स को। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो होता ये है कि आपके वो वाले सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डिफरेंट उसके डिफरेंट मतलब फैक्टर्स हैं जो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें रेडिएशन, जैसे कि एक्सपोजर टू रेडिएशन, बहुत ज्यादा एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन, ये सारी चीजें हम करते हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ रेडिएशन का काम होता है वो। और सेकंड ये, जैसे केमिकल्स की आपने बात की, आपने एक सवाल पूछा कि डब्ल्यूएचओ क्यों नहीं इसको बंद करती, ये सवाल आपका। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ही ये फैक्टर्स हमें बताए हैं कि केमिकल्स, एक्सपोजर टू केमिकल्स जो है वो आपके कैंसर को कॉज करता है, पार्किंसन को कॉज करता है, ये ऐसी खतरनाक बीमारियां। लेकिन हमारे साथ बैड लक ये है कि बहुत सारी चीजें, जैसे माइक्रोवेव को मना किया जाता है, जैसे आपकी प्लास्टिक बैग्स को मना किया जाता है, लेकिन हम वही चीज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी मिकदार में हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं। हुँ, तो ये तो जस्टिफिकेशन है इस्तेमाल करने वालों की, कि उन्होंने सोचना है, जब आपको वजह पता है कि ये चीज आपको ये जहर है, कॉज करती है, तो आप खुद से उसको रोके। एग्ज़ैक्टली। और उसके बाद ये मेनली वजह ट्रॉमा, बार बार जो है, जो सार्कोमा की वजह, हम क्योंकि सार्कोमा पे बात करें कि इसमें ऐसा होता है कि ये बच्चों का कैंसर कहलाता है। यूजुअली ये टीन एजर्स जो हैं, बच्चे या एडल्ट जिसे हम कहें, बिफोर द एज ऑफ 30 जो है, ये इनको होता है। अब मसला ये है कि ये अगर आपका बच्चा जो है वो गिरता है, इसकी सिम्टम में खास तौर पे अगर आपका बच्चा गिरा, या आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी गुठली है कोई, वो गुठली जो 2 इंच से ज्यादा है, तो उसमें दर्द भी हो सकता है, बगैर दर्द के भी। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपको बार बार चोट लगती है, आपका बच्चा खेलता है स्कूल में, कॉलेज में, तो आपने दवा दी, मेडिसिन दी, तो वो स्वेलिंग खत्म हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन काफी अरसे तक जो है वो गुठली आपके मौजूद है। तो उसकी गुठली की को फौरी तौर पे आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि क्या ऐसी वजह है जो ये गुठली नहीं जा रही। उसके अलावा इसकी जो अलामात में ये होता है कि ये ज्यादातर 63%, 63 to 65% अगर हम बात करें, तो ये जैसे मैंने बताया मैलिग्नेंट है। और लॉन्ग बोन्स, हड्डियों का है, तो लॉन्ग बोन्स का मतलब हाथों और पैरों की बोन्स में होता है ज्यादातर। अगर ये ज्यादातर 63% वहां हुआ, तो आपको हाथ में सोजन, दर्द, तो इसे बड़ा इजीली डिटेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर ये सॉफ्ट टिश्यूज में है, जैसे मैंने कहा मसल्स में है, कहीं भी है, तो ये पेट में भी दर्द, वजन में कमी का हो जाना, भूख का ना लगना और दर्द रह जाना, ये सारी चीजें जो हैं ये इसकी अलामात में से होती हैं। बुखार आ जाना, अगर आपका बच्चा गिर रहा है, जैसे मैंने बताया गिल्टी का होना, तो ये सारी चीजें अगर होती हैं आपके बच्चे में, तो आप फौरी तौर पे। और हाँ, एक और चीज ये कि सार्कोमा जो ज्यादातर बोन कैंसर आपके घुटने में
घुटना जो है आपके नी जॉइंट, वैसे तो हर जगह हो सकता है लेकिन मेनली आपके घुटने के जोड़ में ज्यादा होता है, आपकी आर्म पिट्स यानी बगल में हो सकता है, आपके जो है हिप जॉइंट है उसमें हो सकता है, और चेस्ट में हो सकता है। ये खास मेन इसकी जो है साइड्स हैं जहाँ पे सार्कोमा जैसे दोनों बोन में भी होता है और सॉफ्ट टिश्यूज में भी होता है। तो अगर ये ऐसी चीजें नजर आती हैं, ऐसी अलामात नजर आती हैं, तो फौरी तौर पे आपने डॉक्टर से रुजू करना है। फिर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा सबसे पहले, उसके बाद सेकंड एक्सरे। 99% जो है वो एक्सरे और फिजिकल एग्जामिनेशन में ही ये कैंसर डायग्नोज हो जाता है। और अगर वो डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा है कोई सिस्ट है, कोई ऐसी डिजनरेशन है, कोई ट्यूमर है, तो फिर वो डॉक्टर उसके लिए जो है वो बायोप्सी कराता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है, एमआरआई होती है, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर पैट स्कैन होता है। पैट स्कैन का मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी का जो है वो स्कैन किया जाता है कि ये कैंसर आया सिर्फ आपके पैर में या ये गुठली यही नहीं, इसके असरात पूरी बॉडी में, क्योंकि ये ब्लड में होता है तो ब्लड के जरिए बहुत तेजी से फैलता है। माय गुडनेस, आई मीन अनबिलीवेबल। अच्छा, इसमें आपने एक बात की कि बच्चों का गिरना, गुठली का बन जाना, ये तो बात की आपने बच्चों की ना, क्योंकि इसमें आपने कहा कि 30 तक के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अगर जो ग्रोन अप हैं, आई मीन जो टीनेज है या 30 भी एक एज हो जाती है ना, तो उन लोगों को आई मीन वो कैसे फील करेंगे, उनको ये बीमारी ये डेवलप हो रही है उनके अंदर। कैंसर का जो मैंने आज तक सुना है ना, कैंसर आखिरी उस पे स्टेज पे आके तकरीबन उसका पता चलता है। एम आई राइट? ऐसा है जी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आखिरी स्टेज पे नहीं पता चलता। देखिए, अगर आप की फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक, आपको पता है कि आप हाई रिस्क पे हैं, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ रेडिएशन है, या आप बहुत ज्यादा एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन कराते रहे, किसी बीमारी की वजह से आपका एक्सपोजर रहा है, और फिर ये कि स्पोर्ट्स में आपका बच्चा है, बार बार गिरा है। और जब आपने ये सवाल किया, जो 30 जो एक एज है, 30 एज तक इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, क्योंकि 30 की जो एज है, 30-20s अडल्ट्स में है, कि अगर आपने उसको अनट्रीटेड रखा, शुरू में अगर आपने उसको फर्स्ट स्टेज पे ट्रीटमेंट दे दी, आप गिरे, चोट लगी, आपको सार्कोमा डायग्नोज हो गया, लेकिन अगर आपने उसको डायग्नोज नहीं किया तो बढ़ते बढ़ते, मतलब ये एक, देखें, ये प्रिडिक्शंस होती हैं कि इस एज तक हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये बच्चों में ही होता है। जैसे कि या तो यंग बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि वही ज्यादा खेलते हैं, वही गिरते हैं, उसी में ही साइन सिम्टम एकदम अपेयर हो जाती है, गुठली बन जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग नहीं जाती, तो ये सारी चीजें। अच्छा, मतलब ये हुआ कि देखें ये स्टार्ट उस एज से होता है जी बच्चों के उससे, लेकिन उसको अगर वही ट्रीट कर लिया जाए जी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई मीन होपफुली कि वो जी रिकवर भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता अदरवाइज आपने 30 जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। और हम ये बिल्कुल समझते हैं कि ये ऑल ऑफ सडन कैंसर हुआ, ऐसा नहीं है। वो शुरू तो कब से हो चुका होता है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते, उसको ट्रीटमेंट नहीं देते, ऐसा ही कुछ है। मेटास्टेसिस है ना, मैलिग्नेंट है, फैलता है, हाँ फिर आप उसको नहीं कवर कर सकते ना। हाँ, मतलब ये कि ये जेनेटिक तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री है, 10 to 15% ये फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में है तो आप हाई रिस्क पे हैं। अच्छा, 63% आपने कहा कि ये हड्डियों में होता है, मतलब आर्म्स और आर्म्स, लॉन्ग बोन्स में। लॉन्ग बोन्स, आई मीन। उसके अलावा ये 23% जो है वो आपकी जॉ में, हेड में, नेक में, इस तरह होता है, अच्छा जहां अच्छा, भी हड्डियां हैं वहां होता है। डॉक्टर साहब, हम वाकई यानी मतलब बीइंग अ पेरेंट्स, हम माँ को क्यों, मतलब बीइंग अ पेरेंट्स बाप भी कभी कभार बड़ा इजी होकर, फाइनेंशियल कंडीशंस भी होती हैं, तो कहते हैं ठीक है यार दवाई दे दो, चला लो ना। लेकिन देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती है ना जिसको हम इग्नोर करते हैं, ये आगे जाके कितना बड़ा अलमिया बन सकता है। मतलब मकसद देखिए, ये प्रोग्राम का ऐसा है कि हम इन चीज़ों को समझें। बीइंग अ पेरेंट्स, ना कोई मदर ना कोई फादर, इंडिविजुअल माँ बाप इन चीज़ों को नोट करें। और ये वो चीज़ें हैं, यहाँ वो एक्सपेंसेस हैं, सॉरी, कि जो हमें करने पड़ते हैं, जो करने चाहिए इमीडिएटली। इस पे अगर आप ध्यान नहीं देते तो समझो कि आपके बच्चों की जिंदगियां जो है ना वो आने वाले वक्तों में डिस्टर्ब हो सकती हैं। ऐसा ही है ना सर? जी, बिल्कुल ऐसा है कि अभी आपने ज़िक्र किया, देखें कि सबसे पहले तो ये डॉक्टर शबाना ने ज़िक्र किया कि इम्यून सिस्टम की हम हमेशा बात करते जी हैं। इम्यून बिल्कुल। सिस्टम आपका वीक होता है, यही जो मैंने ज़िक्र किया, प्लास्टिक की चीज़ें, आपके केमिकल जो हैं आपके ब्लड में शामिल हो जाती हैं। डॉक्टर शबाना ने ज़िक्र किया, देखिए आपका ब्लड जो है हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन्स तक पहुँचता है। तो जब हर ऑर्गन और टिश्यूज़ तक पहुँचता है तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा केमिकल आपके टिश्यूज़ तक, जब मैंने कहा कि प्लासेंटा से जब ब्लड सैंपल्स लिए गए, तो एक बच्चा जो पैदा ही नहीं हुआ है उसके अंदर ये प्लास्टिक की अमेज़िश पाई गई। अब वहाँ से ये स्टार्ट होता है। जब हम बात करते हैं कि आपके
ہیریڈیٹری ہے، آپ کے خاندان سے آپ کو مل رہی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹین ایج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ ٹین ایج کا جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کو خاندان سے بھی مل رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری خود ساختہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی گٹکا کھا رہا ہے تو اس کے منہ میں کینسر ہو رہا ہے تو اس کی اپنی خود ساختہ چیزیں ہیں نا. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ پلاسٹک کی چیزوں میں کھانا گرم گرم لا کے کھا رہا ہے تو یہ تو اس کی خود ساختہ چیزیں. بہت ساری چیزیں جو ہے ہم خود کھا رہے ہوتے ہیں، زہر ہم خود کھا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے جب ہم نہیں رک رہے؟ بالکل صحیح ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب امیون سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز میں ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ کا B1 کم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، آپ کے کھانا جب گرم گرم تھیلی میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک وائٹامنز ہوتا ہے کھانے کے جو ہم کھاتے ہیں، تو اس میں B1 ایک وائٹامنز ہے جو آپ کی بہت ساری ٹیشوز کو ہیلدی رکھتا ہے. ایون کہ آپ کے جو نرو ہے، آپ کے بونز ہیں، اس کے اوپر ایک مائلن شیٹ ہوتی ہے جس کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر وہ B1 کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائلن شیٹ ایون کہ آپ کے سافٹ ٹیشوز، ایون کہ ہارڈ ٹیشوز، دونوں کی ہی وہ سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پروٹیکٹیو جو سسٹم ہے ختم ہو جائے گا. وہ جو جلدی ہے آپ کو مطلب جو جلدی ہوتی ہے ایگزیکٹلی. تو وہ نرو جو ہے نروس سسٹم کو وہ کنٹرول کرتا ہے. آپ کے ایون کے ہارٹ ہے، آپ کا لنگس ہیں، آپ کا لیور ہے، آپ کے کڈنیز ہیں، تو تمام کے اوپر اس کی لیئر ہوتی ہے. تو جب وہ ڈسٹرب ہوگی تو B1 ڈسٹرب ہوگا تو آپ کا پورا نظام ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ آپ کا ایک B1، ایک پچھلے دنوں ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست، انہوں نے بہت سارے کنسلٹنٹس کو دکھایا، ان کے جسم میں سے خارش نہیں جا رہی تھی. اچھا. تو وہ انہوں نے ایسے مجھ سے ذکر کیا، تو جب ان کے میں نے کچھ سائن سمٹمز دیکھے تو میں نے کہا کہ آپ وائٹامنز لیتے ہیں؟ کہنے کا نہیں. تو میں نے کہا آپ کوئی وائٹامنز شروع کریں جس میں B کمپلیکس ہو. گڈ. تو آپ بلیو کیجئے، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر شبانہ جانتی ہیں اس کیس کو. تو وہ ان کو اتنی زیادہ میڈیسنز وہ لے رہے تھے لیکن آرام نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی ان کو میں نے B کمپلیکس شروع کروایا تو ان کا کل فون آیا میرے پاس، کہنے لگے کہ میں 60 to 70% ٹھیک ہو گیا ہوں. ماشاء اللہ. تو میں تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ وائٹامنس کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے؟ تو یہ صرف میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا جب B1 کم ہوتا ہے تو آپ کا جب انڈائجسٹڈ فوڈ آپ کی چھوٹی آنت کے ذریعے آپ کے بلڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو پروٹین جو ہے اس کی سینسٹیویٹی اور اس کی بلڈ میں جانی شروع ہو جاتی ہے، تو سینسٹیو ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں خارش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ جب آپ کی B1 کم ہوگا تو پرفوریشن ہوگی چھوٹی آنت میں. جب چھوٹی آنت میں پرفوریشن ہوگی تو آپ جو کیمیکلز کھا رہے ہیں، جس کی پلاسٹک کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کیمیکلز بھی آپ کے بلڈ میں ایزیلی پینیٹریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے اور وہ بلڈ کے ذریعے ہر جگہ اٹیک کریں ٹیشوز اور اس میں پہنچنا شروع ہوں گے، تو جس کی وجہ سے یہ کینسر اور اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. ہاں، بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. دیکھیں پتہ ہے خود ساختہ ریئلی ہم خود سے کریٹ کرتے ہیں بیماریوں کو، بلکہ ویلکم کرتے ہیں. سوری، ناٹ کریٹ نہیں کرتے، کریٹر تو وہی ہے، ایک ہی ہے بس. ہم خود ویلکم کرتے ہیں بیماریوں کو. پان، گٹکا، الکوہولک چائے بھی زیادہ پینا، کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا، زیادتی ہونی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ ہم خود کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے. سافٹ ڈرنک آپ پیئیں بے شک، لیکن لمٹس ہو. آپ کو پتہ ہے یہ زہر ہے، اور ہم زہر پیسہ دے کے خریدتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور امیون سسٹم دیکھیں، یہ تو بیس ہے آپ کا. جیسے آپ کی ٹانگیں ہیں، اگر وہ آپ کی صحیح ہوں گی تو آپ اچھی موو کر سکیں گے، ورنہ معاف کیجیے گا محتاج ہو کے رہ جائیں گے. ہم خود پرابلم کر رہے ہیں، اب ہم خود پریشانیاں لاد رہے ہیں اپنے اوپر. اللہ نے تو بڑا کرم کیا ہوا ہے ہم سب پہ، پوری انسانیت پہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ دیکھیں پلیز ان چیزوں کو اگر آپ کر رہے ہیں، یہ چیزیں لے رہے ہیں، تو ان کو منیمائز کریں، آپ ان پہ غور کریں. تو آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کی قوم سب محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک آ گیا یہاں پہ. سوری سر، معاف کیجیے گا، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں. پلیز کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں بہتری کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے تو ہم سب بہتر ہوں گے. ہم سب بہتر ہوں گے تو ہمارا پیارا ملک
بہت بہتر ہوگا. خیر ابھی بھی کم نہیں ہے ہم, اسی لیے تو دنیا ہم سے خوف کھا رہی ہے. نو پرابلم. ڈاکٹر صاحبہ ہم کبھی کبھار جو ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی سر, ماشاء اللہ, اللہ تک عافیہ, بہت اچھی بات. ہم خود ساختہ ہے, خود ویلکم کرتے ہیں چیزوں کو, مطلب کمال کی بات نہیں ہے. اچھا لوگ دنیا جہاں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہتری, صحت کی بہتری کے لیے وہ عمل کرتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے ہیں. ایک تو صبح سویرے اٹھنے کا بڑا مسئلہ ہے, ایک تو بیماری سب سے بڑی یہ ہے ہمارے یہاں جی ریئلی. اگر آپ, میں طارق روڈ کے قریب رہتا ہوں, بلیو اٹ اور ناٹ, طارق روڈ بادرآباد آپ کو پتہ ہے بڑا کمرشل ایریا ہے, اور بالکل. لوگ دور دور سے آتے تھے, اب تو خیر ہر جگہ مارکیٹ ہو گئی. 12-1 بجے کے بعد دکانیں کھلنا شروع ہوتی ہیں, 12-1 بجے کے بعد, جی جی اور کبھی کبھی تو 2 بجے کے بعد بھی. اب تو یہ ہو گیا ہے. تو مطلب ان چیزوں کو ہم کب سمجھیں گے اور کب ڈیولپ کریں گے؟ دنیا میں صبح جلدی اٹھا جاتا ہے, 7 بجے آف کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ظہر کے بعد 2:30-3 بجے شروع کیا جاتا ہے, 12 بجے تک کھلے ہوتے ہیں. تو جی یہ بیماریاں ہمیں پتہ ہے, اور آپ اتنا ٹائم دیتی ہیں, آپ ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے آتے؟ دیکھیں, جہاں تک سمجھ کی تعلق ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک چیز کو بار بار لوگوں کو بتاتے رہیں, اویئرنیس دیتے رہیں. قطرہ قطرہ بھی جب گرتا رہے گا کسی پتھر پہ تو وہ بھی گڑھا بن جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہماری کوششیں کم ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی. اب جیسے صبح اٹھنے کا ہے, ہم نے لوگوں کو یہ تک بتایا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہمارے کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو ہمارے نیند کے ہیں, وہ ہمارے اندھیرے کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں, اور ہمارے برین اس کو ریلیز کرتا ہے, ہمیں نیند آتی ہے. اور جیسے ہی جب وائٹ لائٹ ہوتی ہے, سورج کی روشنی ہوتی ہے, ہمارے وہ ہارمونز نکلتے ہیں جو ہماری باڈی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. یعنی ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بایولوجیکل کلاک سیٹ کیا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیزیں ہمیں ریکمینڈ کی ہوئی ہیں کہ صبح میں جو ہے آپ اٹھیں. ہماری نماز بھی ارلی ہوتی ہے, اسی لیے فجر کہ آپ صبح اٹھیں, رکھیں اسی طرح کے, اور اسی طرح عشاء کے بعد آپ سو جائیں. تو لیکن ہم تھوڑا سا, ہمیں سمجھنے میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کا ہم خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. اب جیسے ہم سارکوما کے اوپر بات کریں, تھوڑا سا اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا دوں. جی دیکھیں, اگر آپ کا سارکوما یا بون کینسر جسے کہا جاتا ہے جو بچوں میں, پھر اس کے آگے مزید سارکوما کی بھی, بون کینسر کی بھی کئی قسمیں ہیں, جس میں ایونگ سارکوما ہے, آسٹیو سارکوما وغیرہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ درد ہوتا ہے پیشنٹس کو, بچوں کو بہت درد ہوتا ہے, لیکن اس کی ٹریٹمنٹ پہلی, اس کو 3 اس میں ڈومین میں جو ہے وہ اس کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اس کی فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیمو تھراپی ہوتی ہے. کیمو تھراپی جو ہے میڈیسن کی فارم میں پیشنٹ کو دی جاتی ہے. اس کے پھر فائدے یہ ہیں, ایک تو جو درد ہے وہ کم ہوتا ہے. سیکنڈ, جیسے میں نے کہا کہ یہ کینسر پھیلتا ہے, 1% ہوتا ہے, ریئر کینسر ہے, لیکن یہ پھیلتا ہے بلڈ کی وجہ سے. تو جب ہم کیمو تھراپی دیتے ہیں تو اس کے سیلز شرنک ہوتے ہیں, یہ بیماری شرنک ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے, اس سے کم کرتے ہیں. تو اس طرح جب سرجری کی جاتی ہے تو بڑی سرجری کے مقابلے میں چھوٹی سرجری ہوتی ہے, کیونکہ وہ شرنک ہو چکی ہوتی ہے بیماری. اور یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارکوما بڑھ جاتا ہے تو پیر کاٹنا پڑے یا ہاتھ کاٹنا پڑے, تو اس سے بچنے کے لیے پہلے کیمو تھراپی دی جاتی ہے تاکہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے سمٹ جائے, پھر اس جگہ کو اسے کیوریٹیج کر کے یا کاٹ دیا جاتا ہے. سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ اس کی سرجری ہے, یعنی سرجری کر کے ان سیلز کو ریموو کیا جاتا ہے. اور تھرڈ لائن آف ٹریٹمنٹ ان کی ہے آپ کی ریڈیو تھراپی, ریڈیشن. پھر ریڈیشن کے ذریعے جو باقی سیلز بچ جاتے ہیں ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. تو یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے جو بہت, مطلب آپ یہ نہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بہت آسان ہے, لیکن یہ ٹریٹمنٹ ہے آپ کے بچے کی زندگی بچانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کیمو تھراپی جو آپ کہہ رہی ہیں, مطلب یہ تو مطلب اتنی ہارڈ, میں نے سنا ہے کہ اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مطلب یہ جی ایک تو ٹھیک ہے وہ روک رہی ہے کسی بیماری کو پھیلنے سے, مطلب, لیکن اس کے علاوہ مطلب جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان سب پروسیسز میں سمجھتا ہوں. از اٹ رائٹ؟ دیکھیں, کیمو تھراپی سے تکلیف نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میڈیسنز کے جس کی وجہ سے پیشنٹ بالوں کا گر جانا ہوتا ہے, کسی کو ویٹ کم ہوتا ہے, ڈفرینٹ, مطلب ہر ایک کے اوپر الگ ہوتی ہے, ڈائریا ہوتا ہے, وومیٹنگ, لیکن یہ وقتی ہوتی ہیں. جب تک آپ کو میڈیسن مل رہی ہے اس کے تھوڑے دن کے بعد جو ہے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, بیک ٹو نارمل ہوتے ہیں. لیکن یہ جسٹیفیکیشن وہی ہے کہ
کہ اگر ہم MRI CT اسکین وغیرہ کراتے ہیں, ایکس رے, تو وہ ضرورت ہوتی ہے جان بچانے کے لیے. اگر ہم وہ نہیں کرائیں گے تو ان کی جان جا سکتی ہے, ہاتھ پیر وہ ہوتے ہیں. لیکن کیمو تھراپی جتنا لوگ ڈرتے ہیں, ڈرایا جاتا ہے, وہ غلط ہے. کیمو تھراپی کا پراپر ڈوز دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ. آپ کو باڈی ویٹ کے حساب سے ڈاکٹر وہ میڈیسن انجیکٹیبل یا ٹیبلٹ فارم میں پرسکرائب. اچھا اچھا, انجیکٹیبل یا ٹیبلٹ فارم میں ہے, جی. ورنہ نارملی وہ جو ریزز دیتے ہیں اسی وہ کا. ریڈیو تھراپی وہ تو بعد میں اچھا, وہ ہوتی بات کی بات ہے, جی. لیکن یہ اس بگننگ جی فار دا بگنرز نا, مطلب جی. پھر تو ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کے شروع میں اثرات ہوں گے, لیکن ونس وہ رک جائے گی بیماری تو آپ پھر سے نارمل ہو جائیں گے, ہر چیز آپ کی نارمل ہو جائے جی گی. بالکل. ایسا ہی ہے نا جی ڈاکٹر صاحب؟ یہ دیکھیں, آپ نے جو ایک تو بات کی تھی, خود ہم خود اپنے ساختہ. کریٹ کا کیا کہتے ہیں, خود ویلکم ساختہ, کرتے ہیں, ہاں. خود ساختہ یا کیمو تھراپی, اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مطلب اگر خدا نہ خواستہ کہیں کچھ پتہ چل جاتا ہے اس بیماری کا تو اس پہ امیڈیٹلی ایکشن لینا چاہیے. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ اس کو پرولونگ کرنا, اس کو ڈیلے کرنا, یہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بڑا نقصان دہ معاملہ ہے. کیا بالکل. کہتے ہیں آپ؟ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر شبانہ ایک طرف ٹریٹمنٹ بتا رہی ہیں, لیکن میں پریونشن Precaution, کے yeah, اس it's کے okay. بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بیماری ہوتی ہے کیوں ہے. اب ڈاکٹر شبانہ نے ایک ذکر کیا کہ رات کو آپ کے سونے کے بہت سارے, جب آپ سوتے ہیں تو بہت سارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک چیز اور بھی میں یہاں ذکر کرتا چلا جاؤں, کیونکہ سونے سے پہلے ہمارے آج کل جو بچے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے رات کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں اور کھانوں کا, تو ہمارا جو اینابولکس اس وقت فیس چل رہا ہوتا ہے. اینابولک کا مطلب یہ ہے ریپیئرنگ اس وقت باڈی میں چل رہی ہوتی ہے. آپ اس میں کیٹابولک آپ شامل کر دیتے ہیں. کیٹابولک کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل اس وقت ہو رہا ہوتا ہے, آپ ڈائجسٹ کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیٹابولک مارننگ میں ہونا چاہیے, اینابولک رات میں ہوتا ہے. تو رات بھر ریپیئرنگ ہوتی ہے, آپ کے سسٹم کو مطلب دوبارہ سے اس کو کام ڈاؤن کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اب ایک چیز اور, اب یہاں میں پلاسٹک کا ذکر کر رہا تھا, تو جتنے بھی آرڈر کیے جاتے کھانے وہ سارے کے سارے آپ نے دیکھا ڈسپوزیبل جتنے بھی کنٹینرز ہوتے ہیں پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے اس پلاسٹک کے اس میں لے آئے, اور پلس یہ ہے کہ اینابولک سٹیج تھی, آپ کو اس پر ریپیئرنگ ہونی تھی, اسی لیے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ شام کے وقت, مغرب کے وقت کھانا کھا لیا کرتے تھے تاکہ اس کے بعد آپ آسانی سے سو سکیں. لیکن اگر آپ لیٹ کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا سٹمک جو ہے فوراً ورکنگ میں آ جائے گا, تو آپ کا جو اینابولک سٹیج تھا جس میں آپ کو فنکشنل ہونا تھا, آپ کی چیزوں کو ریپیئر ہونا تھا, آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا. تو آپ نے ایون کہ آپ نے پلاسٹک کے اس میں کنٹینرز میں کھانے بھی شروع کر دیے, تو اس وجہ سے آپ کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. دوسری بات, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ بچپن میں ہم لوگوں نے ہمیشہ ہی مٹی کے برتن میں کھائے, اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی زبردست ہوتا تھا. آج بھی جن گھروں میں مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں, ہمارے گاؤں دیہات میں ابھی بھی مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں, چمچ تک ان کا لکڑی کا ہوتا ہے, تو وہاں کھانے ہی نہ صرف ٹیسٹی بلکہ وہ کینسر سے بھی بچاتے ہیں. تو کھانے وہ پلاسٹک میں یا ایسے برتنوں میں بنتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو کیمیکل ہے وہ آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی نہیں رہتا. تو اب آپ کوشش کیجئے کہ آپ مٹی کے برتن لوگ بہت سارا پسند کرتے ہیں, لیکن ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کینسر سے بچانا ہے اور واپس اپنی اس جو بہت زیادہ ہمارے خاندان کی روایات تھی اس کو قائم کرنا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میسج آپ دے دیں, کیونکہ اس پہ آخری میسج بڑا امپورٹنٹ ہوگا آپ کا نیچرلی. جی بالکل بالکل, جو چیز اگر کوئی رہ گئی ہو تو پلیز. بالکل نہیں, دیکھیں اتنا بڑا ٹاپک ہے, اور سب سے مطلب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ جو پرابلمس ہونا شروع ہوئے. قدرت نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب موت آنی ہوگی تو آ جائے گی. اکثر ہمارے پاس مریض آ کے یہی بات کرتے ہیں, جب موت کا ایک وقت معین ہے اور ہمیں جب مرنا ہوگا تو اس طرح ہماری لکھا ہے تو ہم اسی طرح مریں گے, جبکہ یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ زندگی دی ہے اس کا حساب لیا جائے گا, اگر نہ ہو تو خودکشی حرام نہ ہو. تو کوشش کریں اللہ کی دی ہوئی اس امانت کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں تاکہ ہمیں جواب دینے میں کوئی تکلیف نہ ہو اللہ کے آگے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم جاری رکھے. اللہ نے